ओके बच्चे, तो एज वी वर डिस्कसिंग yesterday that if suppose reaction equilibrium constant is given already given, ठीक है, किसी रिएक्शन के भी बच्चे अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू गिवन है आपको, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc? सो इफ अ रिएक्शन इज गिवन फॉर ए जनरल रिएक्शन A plus B gives C plus D, और इस रिएक्शन के लिए बच्चे अगर आपको Kc की ऑलरेडी वैल्यू गिवन है, then you can easily calculate the value for the reversible side reaction, ठीक है। अगर मान लो रिएक्शन को रिवर्स कर दे, रिवर्स मींस C and D will become reactant, ठीक है नु, and A and B will become products, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा इस रिएक्शन के लिए? ओनली द थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देना है अपॉन में, ठीक है। रेसिप्रोकल करते के साथ क्या होगा? यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, ठीक है। नाउ second point, if a reaction is multiplied by any factor, any number, equilibrium constant is raised to that power, ठीक है। तो जितने टर्म का यहाँ पर हम रखेंगे उसके अकॉर्डिंग Kc की पावर भी यहाँ n हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लो मैंने बताया था आपको ऐसा क्वेश्चन बच्चे कुणाल दे भी रखा है मैंने आपको प्रैक्टिस सीरीज में, देखा आपने? क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी टॉपिक पे, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। Kc की पावर n हो जाएगी। थर्ड पॉइंट था कि अगर दो रिएक्शन आपको दिए हुए हैं, टू रिएक्शंस आर एडेड, अगर दो रिएक्शंस को अगर आप ऐड करेंगे बच्चे कुणाल, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है बच्चे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों रिएक्शंस का जो है। जैसे मान लो सल्फर डाइऑक्साइड, एक बार को नोटेशन ऑन कर लेता हूँ। ओके, नाउ सपोज एक रिएक्शन आपको दे रखा है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है नु, प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, और इस रिएक्शन के लिए मान लो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो आपको लेट से K1 दे रखी है। और एक दूसरा रिएक्शन है NO2 गैस प्लस NO2 गैस गिव्स NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इसके लिए आपको K2 दे रखा है। तो दोनों के रिएक्शंस के लिए अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, तो जस्ट आपको अगर मान लो दोनों रिएक्शंस को ऐड करना है, और ऐड करके यहाँ लिख दिया आपने, और आपसे पूछा जाए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ, तो आपको क्या करना है? दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है, न्यूमेरिकली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द कंबाइंड रिएक्शन, ठीक है। अगर कंबाइंड रिएक्शन करना चाहते हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जो है एडअप हो जाएंगे, ठीक है कुणाल, समझ में आया? इस पे अब देखो केपी और केसी के फिर क्वेश्चंस हैं, ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी। केपी और केसी के बीच में रिलेशन आपको बताया था, उसी के ऊपर बेस्ड है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, ये आ सकता है एग्जाम में भी। तो व्हाट इज दिस रिलेशन कॉल्ड? रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। तो कोई जनरल रिएक्शन है, मान लो A प्लस बी गिव C प्लस डी। मैंने बताया था अगर बच्चे कोई होमोजीनियस गैसेस सिस्टम है, तो यहाँ पर ये आप केपी का एक्सप्रेशन लिखोगे तो कैसे आएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज टू द स्टोकियोमेट्रिक पावर C, है ना, इसकी स्टोकियोमेट्रिक पावर C है। पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज टू द स्टोकियोमेट्रिक पावर D। फिर A के लिए पार्शियल प्रेशर की पावर A हो जाएगी, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट A है इसका, और B के लिए B है, ठीक है। फिर बच्चे आइडल गैस इक्वेशन का यहाँ पर यूज करना है। इफ यू यूज आइडल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है कुणाल, समझ में आ रहा है बच्चे? वॉइस क्लियर है ना मेरी? यस सर यस। हाँ चलो ठीक है, गुड। जहां पर बच्चे कोई कंफ्यूजन है तो आप यू कैन आस्क मी, ओके, इंटरप्ट मी। P इज इक्वल टू N/V/RT, ये आपने देखा था, है ना, और मैंने बताया था N/V को हम कंसंट्रेशन लिख सकते हैं कुणाल। P इज इक्वल टू CRT भी लिख सकते हैं बच्चे, N/V को कंसंट्रेशन भी बोला जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, तो अगर हम KP को लिखना चाहें, ये सब डेरिवेशन मैंने करा चुका हूँ ऑलरेडी क्लास के अंदर, है ना। C की पावर C, D की पावर D, फिर RT की पावर CD हो जाएगी, कॉमन जब आप लेंगे तो RT का टर्म आ जाएगा C प्लस डी माइनस A प्लस B, ठीक है। और ये बच्चे क्या हो जाएगा? ये जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पर, इतना जो टर्म है ये किसके बराबर है अनु? C की पावर C, D की पावर D अपॉन A की पावर A, B की पावर B। इसको क्या बोलेंगे? ये तो KC होता है ना, KC यही तो होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज्ड टू द स्टोकियोमेट्रिक पावर, और उसके बाद अपॉन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द स्टोकियोमेट्रिक पावर।
ठीक है, अनु क्लियर हो रहा है? ये बच्चे है केसी, तो हमने जस्ट केसी की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा फाइनल केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एन। इसके ऊपर भी बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड आ सकते हैं एग्जाम में। डेल्टा एन का मतलब यहाँ पर आपको याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से कि डेल्टा एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स, है ना। नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस है बच्चे गैसियस फेज के अंदर माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स हैं उसमें से अगर रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ केसी। केसी की यूनिट कैसे निकालेंगे बच्चे, ये ध्यान रखें। केसी की यूनिट कैसे करेंगे कुणाल? अगर यहाँ पर बच्चे केसी की आपको यूनिट निकालनी हो, केपी आपको बाकी सारी चीजें दे रखी हैं, तो आप कैसे निकालेंगे देखें। तो केसी की यूनिट के लिए आपको ध्यान रखना है कंसंट्रेशन की यूनिट होती है, कंसंट्रेशन की यूनिट है आपकी मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर रेज टू द पावर डेल्टा एन, ठीक है। क्योंकि बच्चे देखो इसका तरीका ये हमने कैसे किया, यहाँ पर केसी की यूनिट कैसे लिखी है आप देखिए, जो यहाँ आपको दिया हुआ है केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन बच्चे क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है कंसंट्रेशन के टर्म में है, और कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन क्या है आपकी मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, ठीक है कुणाल, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय, ठीक है। ओके कुणाल, केसी के बच्चे यूनिट जो मोल पर लीटर डेल्टा एन आया है, ये कैसे आया बच्चे देखिए, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन, इसका मतलब समझो आप ये कैसे यूनिट मिली आपको। आपने पहले ये देखना है केसी कैसे लिखते हैं हम, ऑब्वियसली केसी होता है सी की पावर सी, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की स्टोइकियोमेट्रिक पावर, ठीक है, सी की पावर सी डी की पावर डी, है ना। तो यहाँ बच्चे देखिए अगर आप डेल्टा एन का मतलब बेसिकली क्या है कुणाल, डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स, तो ठीक है, तो सी की पावर सी डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए, जो यहाँ पर टर्म दिख रहा है बच्चे बेसिकली कुणाल ये क्या है, डेल्टा एन हो गया, है ना, नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस हो गया, सही है। और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर, तो उसके अकॉर्डिंग हो गया। इसी तरीके से अगर आप केपी के लिए देखेंगे बच्चे तो सिर्फ प्रेशर की यूनिट चेंज हो जाएगी, देखो आप केपी के लिए कैसे लिखेंगे, जो एटीएम है, एटीएम इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बोलते हैं एटीएम, ठीक है। बार भी होती है स्टैंडर्ड यूनिट, पास्कल भी होती है, ठीक है। यहाँ पर एटीएम हम यूज करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेल्टा एन, इसकी पावर जो है डेल्टा एन यानी डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स। तो आप जरा जरा आगे देखते हैं न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशंस जो है वो आपको याद करनी है। जस्ट अ मिनट, okay, come to the next cases, different cases are there, clear all drawings, okay। now बच्चे फर्स्ट केस देखो, फर्स्ट केस क्या है यहाँ पर, केस 1 इज इक्वल टू डेल्टा एन इज इक्वल टू 0। अभी जो रिलेशन बच्चे हमने केपी और केसी के बीच में देखा है, तो अगर मान लो बच्चे डेल्टा एन की क्या हो, अगर डेल्टा एन की वैल्यू जो है अगर आप 0 कर दो तो, ठीक है, अगर आप डेल्टा एन की वैल्यू 0 कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा बच्चे देखिए, अगर आप डेल्टा एन 0 कर दोगे तो आपके पास रिलेशन क्या है, केपी इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसको स्लाइड कर लेता हूं ऊपर, ठीक है, चलो आप देखिए, अगर आपके पास ये रिलेशन है बच्चे, है ना, केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एन,
अगर डेल्टा एन को कुनाल 0 कर दें तो ये टर्म बच्चे 1 हो जाएगा, RT रेज टू द पावर 0 1 हो गया, और 1 हो गया तो KP और KC बराबर हो गए। इसका मतलब क्या है कि KP और KC की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएंगे, एक्चुअल में यूनिट लेस हो जाएंगे। इक्वल होने का मतलब क्या है कि इनकी यूनिट क्या हो गई, यूनिट लेस क्वांटिटी हो जाएंगी दोनों। देखिए जैसे कैसे पता चलेगा डेल्टा एन 0 का केस एग्जांपल देखो। मान लो अगर हाइड्रोजन प्लस आयोडीन का रिएक्शन हो रहा है और PH2HI की फॉर्मेशन हो रही है, तो कुणाल यहाँ पर डेल्टा एन कितना आया बच्चे, निकल के देखिए 0 आ रही है इसकी वैल्यू। अगर 0 है तो KP और KC इक्वल हो गए, ठीक है। जहां डेल्टा एन 0 हो जाएगा जिस रिएक्शन के लिए, तो वहां KP और KC यूनिट लेस हो जाएंगे, KP और KC बराबर हो जाएंगे, या उनको आप ये भी बोल सकते हैं उनकी यूनिट जो है यूनिट लेस आएगी, ठीक है। तो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन 2NO, delta n is equal to 0, KP is equal to KC, this question this condition you will find, ठीक है। KP और KC की वैल्यू सेम हो जाएगी बच्चे, ठीक है, यूनिट लेस आ जाएंगी। आ रहा है समझ में कुणाल? नेक्स्ट देखो, अगर डेल्टा एन की वैल्यू बच्चे पॉजिटिव है तब क्या फर्क पड़ेगा। अगर आपके डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव है, ओब्वियसली देखो यहाँ पर तो क्या देखने को मिल रहा है, अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे डेल्टा एन ग्रेटर देन 0, तो आपके पास एक्सप्रेशन था KP इज इक्वल टू KC RT की पावर डेल्टा एन। अगर ये अगर बच्चे डेल्टा एन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, RT की वैल्यू बड़ी है, ठीक है। और अगर RT यहाँ पर ग्रेटर है तो बच्चे KC की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग उसको बैलेंस करने के लिए कम होनी चाहिए। इसका मतलब हमें ये इंप्लाइज होता है यहाँ पर कि KP शुड बी ग्रेटर देन KC, है ना। जैसे बच्चे ये इजिकल टू इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कुणाल, अगर KP इजिकल टू KC RT की पावर डेल्टा एन है, इसका मतलब क्या है बच्चे, देखिए RT की पावर डेल्टा एन, अगर डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 है, यानी ये नंबर जो है ये 1 से बड़ा है, वो इसलिए पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप देखेंगे कि KC की वैल्यू को कम होना पड़ेगा, तभी तो KP के बराबर आएगी। तो यानी KP इज ग्रेटर देन KC, ये कंडीशन है। जरा देखो कैसे, डेल्टा एन पॉजिटिव पॉजिटिव कब होगा, जब रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे बच्चे, है ना कुणाल। जैसे PCl5 वाला रिएक्शन देखो, रिएक्टेंट ओनली 1 मोल इज देयर, और यहाँ पर अगर देखेंगे 1 + 1 2, है ना। डेल्टा एन देखो पॉजिटिव वैल्यू आ गई 1, ग्रेटर देन 0 से हो गया। तो डेल्टा एन अगर 1 है यहाँ पर, तो आप देखो KC की यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर, और KP जब लिखोगे उसको ATM यूनिट होगी, ठीक है। क्योंकि डेल्टा एन 1 आ गया बच्चे, ठीक है। उसकी पावर देखो, जो पावर यहाँ से निकल के आएगी ना, डेल्टा एन की जो वैल्यू निकल के आएगी, आपको क्या करना है, KC और KP की यूनिट जो है उसी के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी, ठीक है कुणाल। अगर मान लो डेल्टा एन बच्चे 2 आ रहा है, अगर डेल्टा एन की वैल्यू 2 आ रही है, तो फिर KC की वैल्यू होती, KC की यूनिट होती मोल पर लीटर स्क्वायर, होल स्क्वायर। अंडरस्टूड। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, राइट साइड पर अगर हम देखें इस रिएक्शन के लिए, अमोनिया वाले डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया का, तो 2NH3 N2 + 3S2 देखिए, तो यहाँ डेल्टा एन आया बच्चे, यहाँ पर 3 + 1, ठीक है कुणाल। 4 - 2, नंबर ऑफ मोल्स कितना आ रहा है बच्चे, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट सब्ट्रैक्ट करके 2 आया। तो आपने KC की यूनिट देखनी है ध्यान से, मोल पर लीटर का स्क्वायर आ रहा है, और KP कितना आ रहा है, ATM स्क्वायर। कुछ क्लियर हो रहा है आपको? यानी अगर बच्चे डेल्टा एन की यूनिट जो होती है वो डिफाइन कर देती है यहाँ पर यूनिट ऑफ KP एंड KC, जो डेल्टा एन की वैल्यू आएगी वही आपकी क्या होगा, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ यूनिट ऑफ सॉरी KC एंड KP। दैट इज क्लियर। अगर इसी तरीके से नेगेटिव का केस देख लेते हैं, सिमिलर है बिल्कुल, यहाँ पर भी उसी के अकॉर्डिंग होगी। अगर नेगेटिव पावर आएगी तो KP और KC की यूनिट भी नेगेटिव पावर की तरह चेंज हो जाएंगी। देखिए कैसे, जस्ट ए मिनट, ये है आपके सामने एग्जांपल, ठीक है। सो लेट मी चेक केस 3। अगर डेल्टा एन बच्चे नेगेटिव है हमारे पास, तो KP इजिकल टू KC क्या होता है, RT की पावर डेल्टा एन। और इस केस में बच्चे क्या होगा, जैसे पिछले वाले केस में आपने देखा था KP इज ग्रेटर देन KC, वहां पर KP बड़ा था KC से, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है डेल्टा एन, तो इस साइड वाला टर्म जो है वो कम है, दैट इज KP विल बी लेस देन KC। KC बड़ा होगा, KP की वैल्यू कम आएगी, ठीक है। और यहाँ पर डेल्टा एन नेगेटिव, जैसे एग्जांपल देखिए, नाइट्रोजन + 3 हाइड्रोजन अमोनिया गैस बन रही है, यहाँ पर डेल्टा एन नेगेटिव है ना। हेबर्स प्रोसेस में डेल्टा एन की वैल्यू -2 आएगी, क्योंकि प्रोडक्ट में सिर्फ साइड पर सिर्फ 2 है मोल्स, और यहाँ 3 + 1 है, ठीक है कुणाल। तो 2 - 4 बच्चे, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट, हमेशा प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट्स को माइनस करना है डेल्टा एन की वैल्यू जब लिखेंगे। तो ये मैंने आपको बताया भी था, डेल्टा एन इज इक्वल टू एक्चुअल में होता है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, NP - NR, नोट कर लो,
कुणाल एनपी माइनस एनआर होता है हमेशा, जो प्रोडक्ट साइड पर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं स्टोइकियोमेट्रिक बैलेंस रिएक्शन में, उसमें एनपी माइनस एनआर जो है वो वैल्यू होती है डेल्टा एन की। डेल्टा एन अगर नेगेटिव आ रहा है तो वही वैल्यू जो यहाँ पर माइनस है वही आपकी केसी की यूनिट डिफाइन करेगी। तो मोल पर लीटर का आपको -2 कर देना है, जो भी यहाँ पर कोफिशिएंट आता है। के सिमिलरली केपी के लिए भी -2 आ जाएगा। इसी तरीके से सिमिलर रिएक्शन देख लेते हैं। PCl3 प्लस Tl2 PCl5 बन रहा है, तो डेल्टा एन -1 हो गया, और केसी उसके अकॉर्डिंग बचे मोल पर लीटर की पावर -1, प्रेशर हो जाएगा केपी इज इक्वल टू ATM -1। ठीक है, अंडरस्टूड? ठीक है बच्चों, अनु समझ में आ गया इतना टॉपिक? मूव अहेड। डेल्टा एन वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो भी केपी केसी के कन्वर्जन यूनिट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 1 मार्क्स में एमसीक्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस तरीके के। ठीक है कुणाल, कुणाल इज द वॉइस क्लियर? Yes, sir. चलो फाइन। सो नेक्स्ट इज होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम में देखो कैसे होगा बच्चे। ओके, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम बच्चे जैसे मैंने बताया था, होमोजीनियस रिएक्शन के अंदर कुणाल होमोजीनियस इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा, है ना? ऑल द रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स इन द सेम फेज, तो उसमें कौन सा इक्विलिब्रियम बोलेंगे उसको? होमोजीनियस। जैसे यहाँ पर देखो हिबर्स प्रोसेस का एग्जांपल बताया था, तो ये एक होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है। Kc इज इक्वल टू NH3 ट्वाइस, ये जो एक्सप्रेशन निकल के आया, और Kp का भी जो एक्सप्रेशन निकल के आया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप एक्वस मीडियम लेंगे, देखो नीचे वाला देखेंगे तो इसमें सारे के सारे एक्वस मीडियम है, देख रहे हो कुणाल? तो ये भी बच्चे एक होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है। इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर जब हम करते हैं तो वापस जो हाइड्रोलिसिस करेंगे एस्टर की, ये एस्टर है CH3COOH3 एस्टर का फॉर्मूला है, और एस्टर को जब हम वाटर में डालते हैं, इसको हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बोलेंगे, तो वापस आपको एसिटिक एसिड और इथेनॉल अल्कोहल मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये है, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ दिस होमोजेनियस इक्विलिब्रियम सिस्टम। ठीक है, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है, तो ज्यादा इस पे पढ़ाने का आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। देख लो हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम, जैसे बच्चे बताया था होमोजीनियस सिस्टम के अंदर होमोजीनियस रिएक्शंस होते हैं जिनमें होमोजीनियस ऑल द स्टेट आर सेम। सिमिलरली वहां पर इक्विलिब्रियम जो होगा उसको भी नाम वही दे दिया जाएगा, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। इसी तरीके से अगर कोई हेटेरोजीनियस रिएक्शन है तो वहां पर कुणाल क्या होगा? हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। कहां पर ये होता है? हैविंग मोर देन वन फेज। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो बच्चे एक से ज्यादा फेज यहाँ देखने को मिलते हैं, यानी स्टेट जो है सभी का सेम नहीं होगा, एक से ज्यादा स्टेट वहां पर एग्जिस्ट करती है, मल्टीपल स्टेट एग्जिस्ट करेंगी। अगर जैसे गैसियस है तो गैसियस में सॉलिड भी हो सकता है, कोई लिक्विड जो है वो भी हो सकता है। ठीक है, फेज में भी हो सकता है। तो यहाँ पर फेज आपका सेम नहीं मिलेगा, आपको मोर देन वन फेज होगा, मल्टीपल फेजेस यूज होते हैं। दूसरा यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड लिक्विड इज टेकन इन यूनिटी। ये भी मैंने आपको बताया था बच्चे, हमेशा जो एक्टिव मास लेते हैं यानी कंसंट्रेशन जो ली जाती है प्योर सॉलिड और लिक्विड्स की, हमेशा वो यूनिटी लेते हैं। गैसियस के केस में नहीं लेंगे कुणाल, क्योंकि ऑब्वियसली उसका प्रेशर जो होता है वो हम जो है काउंट करते हैं प्रेशर के टर्म में। केपी में टर्म जरूर आता है, वो सिर्फ प्योर लिक्विड और सॉलिड्स की बात करते हैं। रीजन मैंने बता दिया था, बिकॉज दे आर इनकम्प्रेसिबल। हम जनरली उनको कंप्रेसिबल नहीं मानेंगे। ठीक है, कंप्रेसिबल नहीं होते, इनकम्प्रेसिबल होते हैं सॉलिड्स, और लिक्विड्स के अंदर भी हम कोई ज्यादा प्रेशर पर्टिकुलरली अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इनकम्प्रेसिबल लेके चलते हैं। दैट इज वाई उनका एक्टिव मास बचे हम जीरो लेके, मतलब 1 यूनिटी लेके चलेंगे। और उसको जब हम 1 का मतलब ये भी है कि जब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं केपी और केसी का, तो उसमें हमें इन दोनों को कंसिडर नहीं करना है ना। तो ये ऑलरेडी बच्चे मैं बता चुका हूँ आपको। तो CaCO3, ठीक है, ये एग्जांपल है बच्चे हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम का। तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड जो है वो डिकम्पोज होगा CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पर Kc की वैल्यू होगी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के टर्म में CO2 लिख सकते हैं, Kp इक्वल टू प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया आपका निकल। दूसरा एग्जांपल है निकल प्लस 4 कार्बन मोनोऑक्साइड, तो NiCO4। ठीक है, इसके लिए Kc की वैल्यू हो जाएगी NiCO4 अपॉन CO4। ठीक है, तो Kp भी इसी तरीके से एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब करा रखे हैं मैंने कुणाल। देखो Ag2O प्लस 2HNO3, ये भी आप कर सकते हो। यहाँ पर देखो प्योर जो चीजें हैं उसको नहीं लेना है। तो देखो कुणाल, एक तो यहाँ पर Ag2O बच्चे सॉलिड है प्योर, और यहाँ राइट साइड पे प्रोडक्ट साइड पे दिख रहा है वाटर, है ना? ये वाटर हो गया, H2O लिक्विड, और यहाँ Ag2O हो गया।
इन दोनों को आपको इस एक्सप्रेशन के अंदर नहीं लेके आना है, खाली किसको देखेंगे, AgNO3 ट्वाइस अपॉन में क्या होगा बच्चे, HNO3 ट्वाइस। ठीक है, कुनाल समझ में आ गया? देख लिया आपने, प्योर सॉलिड और लिक्विड को आपने कंसीडर नहीं किया एक्सप्रेशन के अंदर केसी और केपी के। ठीक है कुनाल, नीचे देखें आगे, नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो जल्दी से रिकैप कर देता हूँ, विद इन 2 मिनट्स हो जाएगा ये, है ना। बताइए कुनाल क्या क्या कंडीशंस होते हैं, यू नो दिस। अगर केसी की वैल्यू से सारा डिसाइड हो जाता है, केसी की वैल्यू से हम बता सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ये सबसे बड़ा एप्लीकेशन है कि हम ये बता सकते हैं कि रिएक्शन किस साइड प्रोसीड हो रहा है। ठीक है, एक तो डायरेक्शन हमें पता चलती है, दूसरा मैंने बताया था कंसंट्रेशन आप निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितनी है, और थर्ड पॉइंट जो है वो हम बता सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो कितना कंप्लीट हुआ है, एक्सटेंड ऑफ द रिएक्शन क्या है। अगर केसी की वैल्यू बताइए कुणाल, अगर लेस देन 10⁻³ है, दैट मींस रिएक्शन ज्यादा प्रीडोमिनेंट है प्रोडक्ट्स के ऊपर, इसका मतलब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है प्रोडक्ट्स के कंपैरेटिवली। और जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो कुणाल तो ऑब्वियसली हम किस साइड पर हैं, इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं दैट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, प्रोडक्ट कम बना है, दैट मींस रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं बैकवर्ड में जा रहा है। एक तो डायरेक्शन भी यहाँ से क्लियर हो गई, प्लस बच्चे अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इससे ये भी पता चलता है दैट, बोलो, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है या फिर रिएक्शन जो है अभी इनिशियल फेजेस में है ना। रिएक्शन हार्डली प्रोसीड, देखो लिखा हुआ है रिएक्शन हार्डली प्रोसीड्स। इफ केसी इज ग्रेटर देन 3, ऑब्वियसली इसका जस्ट अपोजिट, यानी प्रोडक्ट जो है वो प्रीडोमिनेंट है रिएक्टेंट के ऊपर, इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, प्रोसीड लार्जली टू कंप्लीशन, लगभग रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। जितनी ज्यादा 10⁻³ से वैल्यू देखने को बड़ी मिलेगी, मैंने बताया था अगर 10⁻27 30 लाइक दैट ऐसी कुछ वैल्यू है तो इसका मतलब है रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है वहां पर। ठीक है, और तीसरा बच्चे होगा जब इनके बीच की कंडीशन है 10⁻³ से लेके 10⁻³ के बीच में, तो बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन इक्विलिब्रियम फेज। ठीक है, तो ये भी हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक है, प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ये भी आपको बता दिया, बहुत ही इजी है। आप रिएक्शन क्वोशिएंट के टर्म से आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम देखें तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन क्वोशिएंट के हिसाब से अकॉर्डिंग निकालते हैं। बताया था मैंने, रिएक्शन क्वोशिएंट इज द रेशियो ऑफ the stoichiometric is the ratio of the concentration of products and reactants raised to their stoichiometric power, but at any concentration you can say. ठीक है, there is no specific time during the reaction we write this reaction quotient, but when we talk about Kc it is particularly exclusively for equilibrium condition. ठीक है, तो ये खाली equilibrium की condition के लिए होता है, जबकि Qc बच्चे किसी भी टाइम पर हो सकता है ना, that is clear है ना कुणाल। तो क्यूसी और केसी के बीच में रिलेशन भी मैंने बताया था, जैसे जैसे बच्चे केसी की वैल्यू बच रही है बढ़ रही है, अगर केसी हाई है तो रिएक्शन जा रहा है फॉरवर्ड। ठीक है कुणाल, और अगर केसी की वैल्यू बच्चे क्यूसी से कम आ रही है, ठीक है, देखो यहाँ पर केसी अगर बढ़ा है तो रिएक्शन आपका लेफ्ट से राइट जा रहा है, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है कुणाल, अगर क्यूसी ज्यादा है तो उल्टा हो गया, और जब दोनों इक्वल हो गया तो नोट नेट रिएक्शन इज अकरिंग, मतलब कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है यहाँ पर। अगर दोनों इक्वल हैं तो ऑब्वियसली हम इक्विलिब्रियम स्टेज में हैं। ठीक है कुणाल, यहाँ तक बच्चे कोई डाउट नहीं है। इक्विलिब्रियम नो सर। में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, 8% क्वेश्चंस, 8% वेटेज है ऑन एन एवरेज, तो उसमें से आप लगा लो कि 4 क्वेश्चन, अगर मान लो 8 क्वेश्चंस अगर 100 में से अगर आप देखते हैं तो 100 में से 4 क्वेश्चंस केमिकल इक्विलिब्रियम वाले आ रहे हैं, और स्पेशली 4 क्वेश्चंस में से जो मैंने बताया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आसपास ही रहते हैं सारे क्वेश्चंस ज्यादातर, या तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर आएंगे या इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के ऊपर आएंगे। ठीक है, इसी से मिलते जुलते जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, जो अभी हमने करे हैं कवर, ये इनमें से ही रिएक्शन क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला ये रिलेशन है, ये हमने आज ही किया है क्लास के अंदर। ठीक है, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिएक्शन क्वोशिएंट एंड गिव्स फ्री एनर्जी। तो ये रिलेशन जो है इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल बनते हैं, लॉग के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, क्यू यहाँ पर लिखा हुआ है क्यूसी है, बेसिकली रिएक्शन क्वोशिएंट की बात कर रहे हैं। तो अब ये इक्वेशन बच्चे एक जनरलाइज इक्वेशन है, इक्विलिब्रियम के ऊपर बताया था मैंने कुणाल क्या क्या लेना है आपको, द टू थिंग्स यू हैव टू डू, एक तो डेल्टा जी कितना होगा कुणाल,
जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी तो डेल्टा जी इज इक्वल टू, कुणाल, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, है ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 होगा और क्यूसी केसी के बराबर हो जाएगा, दोनों वैल्यू बराबर होती हैं। ये दोनों वैल्यू जैसे ही आप पुट करेंगे, है ना, ये जैसे ही दोनों वैल्यू पुट करेंगे बच्चे तो क्या होगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी, और यहाँ से जब एक्सप्रेशन निकलता है तो के सी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस डेल्टा जी अपॉन आर टी। या तो आप ये एक्सप्रेशन याद कर लो या ऊपर वाला भी यूज कर सकते हैं। जहां पर हमें बच्चे देखो, हिंट देखो कुणाल, जहां पर बच्चे आपको केसी कैलकुलेट करना हो, है ना कुणाल, जहां पर आपको केसी निकालना हो तो आप नीचे वाली टर्म का यूज करो, और जब आपको डेल्टा जी निकालना हो कुणाल तो ऊपर वाली फॉर्म यूज करेंगे, है ना, एम आई राइट। अब जब आपको डेल्टा जी यहाँ से क्लियर करना है तो आपको देखो जो भी केसी दिया होगा उसका लॉग लेके वैल्यू पुट कर लोगे, लॉग निकाल लेंगे और आरटी को उधर ले जाके सॉल्व कर लोगे, और अगर आपको केसी चाहिए तो फिर देन यू यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है कुणाल, दैट्स क्लियर। डेल्टा जी 0 होता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन के ऊपर, है ना। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो कुणाल क्या क्या इंटरप्रिटेशन लगते हैं, अगर मैंने बताया था क्लास के अंदर भी कि डेल्टा जी इज लेस देन 0, डेल्टा जी लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव है, तो इसका मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है वहां पर। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब होता है बच्चे जब रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, फिजिबल रिएक्शन है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो जाता है, प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो केसी भी बढ़ जाएगा बच्चे, केसी ग्रेटर देन 1 मिलेगा हमेशा। जब भी आप देखेंगे अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात हो रही है, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब है कि प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट है, प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म हो रहे हैं, केसी की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है तो केसी हो जाएगा जस्ट अपोजिट, लेस देन 1। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात करेंगे, रिएक्शन वहां पर प्रीडोमिनेंट होगा, रिएक्शन प्रीडोमिनेंट हो जाएगा, यानी रिएक्शन कुणाल बेसिकली फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब। ठीक है, यहां तक बच्चे क्लियर हुआ कुणाल, ठीक है। ये सर, ये सर। चलो अच्छा, इसमें कुछ नई चीजें भी हैं, आज मैं अभी कोशिश करूँ कि अभी आज नहीं करेंगे बच्चे, जैसे ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी दिया हुआ है यहाँ पर, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल इनिशियल कंसंट्रेशन जो निकालते हैं हम। तो ये हम कल से शुरू करेंगे, ठीक है, आज रहने दो, नया टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हो यू कैन डू इट। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फिर इक्विलिब्रियम है तो उसमें ली चार्टियर प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, ये मैंने कल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था आप लोगों को। ठीक है, ली चार्टियर के बारे में, कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, यहाँ से आपका आयनिक इक्विलिब्रियम की स्टार्टिंग हो गई बच्चे। ठीक है, प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, इनर्ट गैस एडिशन करेंगे, वांट ऑफ इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पर चलेंगे, ये मेन आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये इतना ही नोट्स दिए हुए हैं, बाकी आपको जो नोट्स है आयनिक के मैं अलग से प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ये पूरे नहीं है, खाली केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में ही है यहाँ तक। ठीक है, ओके कुणाल, तो प्रैक्टिस पेपर बच्चे पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, और जो आपको मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अभी नहीं दिए ना, आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे दूंगा आपको नेट के। ठीक है, आज मैं ग्रुप में शेयर करूंगा तो आप उनको भी सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है कुणाल, क्लास को एंड करते हैं फिर, बाय एंड टेक केयर। ओके सर, ठीक है, होमवर्क बाय बता सर। दिया मैंने, 20 क्वेश्चन वो तो करना ही है, और मैं आपको प्रीवियस पीवाई क्यू दूंगा तो वो भी सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, बाय एंड टेक केयर।